हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ने वाले हैं आज न्यू चैप्टर। लेकिन आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो टोटल कंप्लीट हो गया है, जो 4 चैप्टर में डिवाइड था, 4 चैप्टर में डिवाइड था। एनिमल किंगडम उसके लास्ट चैप्टर थे। और अब आपको नोट्स बनाने हैं और उससे रिलेटेड डाउट क्वेश्चन आपको मुझे सेंड करने हैं। लेकिन आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को डाउट होता नहीं है, क्योंकि 2 बार आपने मैंने आपको टेस्ट पेपर सेंड किए हैं ग्रुप में, लेकिन आप लोगों के कोई भी रिस्पांस नहीं मिले हैं, चाहे वो टेस्ट के लिए हो या फिर नोट्स के लिए हो। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि आप लोग 10th में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोग काफ़ी अच्छे बच्चे हो। ठीक है, हम मुझे तो नेक्स्ट आगे पढ़ाते ही चलना है। तो आज हम चालू करते हैं न्यू चैप्टर। तो आपको अब यूनिट 5 की ओर लेके चलती हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि बीच के जो चैप्टर हैं आपको पूरा मार्फोलॉजी पे है, वो प्रैक्टिकल बेस पे ही कंप्लीट होगा। जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तब तक आपको क्लियर वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें उसको अभी स्किप करना है। स्किप नहीं कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बेस पे हम करते हुए करेंगे, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू मैं उसे समझाऊंगी। तो यूनिट 5 की ओर चलते हैं, क्योंकि यूनिट 5 आप कंप्लीट पढ़ भी चुके हो 10th में। तो उसके लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 के, तो दिक्कत ये होगी कि आपको बॉडी गोनाड से मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें जानना है सबसे पहले आपके हार्मोन्स के बारे में, फिर हम जानेंगे ब्रेन के बारे में, फिर जानेंगे धीरे धीरे हम हार्ट के लंग्स के बारे में, फिर हार्ट के बारे में, फिर किडनी के बारे में। तो ऐसे करके हमें धीरे धीरे बॉडी के पूरे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है चैप्टर वाइज। तो आज हम चैप्टर लास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर 22 चैप्टर है, जिसको हम हार्मोनल और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कहते हैं, इसका नाम है, जो आप पढ़ भी चुके हो 10th में बहुत अच्छे तरीके से। तो आज उसे हम फिर से रिपीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर आप 10th में ऑलमोस्ट पढ़े हो, लेकिन उतने डिटेल में नहीं पढ़े हो। तो हमें जानना है, उस वक्त हम हार्मोन्स के बारे में जाने थे, लेकिन सिर्फ हम टच किए थे। तो आज सरफेस टच नहीं करना है, आज हमें डीपली इसके बारे में स्टडी करना है। तो अभी जानते हैं कि हमारे बॉडी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और इसे कंट्रोल कौन करता है। तो हमारे बॉडी में एंडोक्राइनिक सिस्टम होता है, जिसको एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब एंडो का मतलब होता है विथ इन, और टू कैरने का मतलब होता है टू सेपरेट। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम के बारे में स्टडी करना ही एंडोक्राइनिक लॉजिक कहलाता है, या एंडोक्राइनिक लॉजी कहलाते हैं। ठीक है, बोलते हैं। तो इसके बारे में अगर डेफिनेशन देखें तो एंडोक्राइनिक सिस्टम ब्रिंग अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन बाय द रिलीजिंग अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी भी वही चीज़ है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बॉडी की कंप्लीट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन फंक्शन को बताता है और उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बताता है। क्लियर हो रहा है? अगर हम इसके बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। इनमें 3 टाइप्स के ग्लैंड काम करते हैं, इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है एक्सोक्राइनिक ग्लैंड, एंडोक्राइनिक ग्लैंड, मिक्सोक्राइनिक ग्लैंड। एक्सोक्राइनिक ग्लैंड होता है डक्ड फॉर्म में, मतलब ऐसे ग्लैंड जो एक पाउच में होते हैं, पैकेट में होते हैं, डक्ड में होते हैं। ठीक है ना, ये हमेशा ग्लैंड पैकेट के साथ रहेंगे। तो एक्सोक्राइनिक ग्लैंड होते हैं जो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। एंडोक्राइनिक ग्लैंड होते हैं डक्डलेस, मतलब इनमें पाउच नहीं होता, ये डायरेक्टली मतलब होते हैं मतलब अटैच रहते हैं बॉडी से। तो ये डक्ड लेस होते हैं, ये डक्ड फॉर्म, डक्ड में कंटेन रहते हैं, कंटेन टू डक्ड। अब मिक्सोक्राइनिक ग्लैंड में ये होता है कि इनमें सेमी डक्ड होता है, मतलब कि इनमें जो डक्ड फॉर्म होता है वो सेमी डेवलप रहता है, मतलब आधा बना होता है और आधा ये डक्ड लेस ही रहते हैं। तो ये मिक्सोक्राइनिक ग्लैंड होते हैं। तो अभी जानते हैं, ये आपको क्लियर हो गया 3 ग्लैंड्स के बारे में। इन ग्लैंड के अब डिस्ट्रीब्यूशन हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि ये ग्लैंड तो हो गया, अब ग्लैंड में वर्क कौन करता है? हार्मोन्स। तो ग्लैंड बना कैसे है कि बहुत सारे हार्मोन्स इनमें वर्क करते हैं, तो ये ग्लैंड बनते हैं। तो हार्मोन क्या है ये पहले जानना ज़रूरी है, फिर हम जानेंगे कि ग्लैंड को कैसे क्लासीफाई किया गया है। हार्मोन्स की बात करूँ तो 1902 में स्टर्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन्स नाम दिया एक केमिकल कॉम्प्लेक्स को। उन्होंने सर्च किया अपनी स्टडी में, उन्होंने एक
कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस को नाम दिया हार्मोन्स, जो बॉडी में जितने भी फंक्शनल प्रोसेस होते हैं या बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनको कंप्लीट करने में या रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। वो पार्ट नहीं लेंगे लेकिन उनको स्टिमुलेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो उन्होंने इसके लिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल सब्सटेंस और केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हार्मोन्स एक तरह का एक केमिकल, स्पेशल केमिकल से बना हुआ सब्सटेंस होता है जो एक तरह का मैसेज देता है बॉडी को और फिर बॉडी वर्क करने लगता है। तो इसके अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करूं तो ये भी वही चीज़ है कि केमिकल मैसेंजर होता है जो रेगुलेट करता है किसे, बायोलॉजिकल प्रोसेस को। मतलब बॉडी में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है या फिर रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रिएशन है, ये सभी चीज़ों को रेगुलेट कौन करेगा? एक केमिकल मैसेंजर करेगा, मतलब केमिकल सब्सटेंस जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये एक तरह का ऑर्गन से रिलीज़ होने वाले, मतलब ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले सब्सटेंस होते हैं। अगर हार्मोन्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता भी है, इसको ध्यान रखना। हार्मोन्स की प्रॉपर्टी बहुत लो मॉलिक्यूल्स वेट के होते हैं, बहुत ही इनका वेट नहीं होता है, ये ज़्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना प्रोटीन के बने होते हैं, ईजिली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब ये एलर्जेटिक नहीं होते हैं हार्मोन्स। उसके बाद आता है ये ऑर्गेनिक कैटालिस्ट करते हैं, मतलब ये जितने भी कैटालाइसिस प्रोसेस होते हैं बॉडी में वो उससे बने हुए होते हैं, ये ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, और कैटालिस्ट का मतलब जानते हो? कैटालिस्ट मतलब होता है एक तरह का बोलते हैं कि इन मतलब रेगुलेटर, जैसे कि हम बोलते हैं रेगुलेट करना, या फिर जैसे रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी को रिमोट कंट्रोल से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कैटालिस्ट करते हैं। कैटालिस्ट मतलब कि ये क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको वो स्पीड बढ़ा देते हैं। सपोज़ जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लाइन है बच्चों की, ठीक है, अब ये वाला जो बच्चा है ये इस बच्चे को क्या किया, पुश किया, तो ये इस पे धक्का हुआ, इस पे गया और ये गिर गया। अब देखो कि मार कौन खाया, ये है ना, केमिकल रिएक्शन में ये 3 पार्ट ले लिए, मतलब केमिकल रिएक्शन करवाया कौन, ये जो बच्चा है ये केमिकल रिएक्शन करवाने में क्या किया, हेल्प किया, और चुपचाप साइड हो गया, मतलब इसकी गलती ही नहीं है। तो ये वही काम करता है, ये भाग नहीं लेता। अब देखो इसमें पिटाई इन तीनों की हो रही है, सबसे ज़्यादा सामने वाले की हो रही है, प्रोडक्ट की, तो इसमें ये पार्ट नहीं लिया, लेकिन क्या किया, इसने रेगुलेट करवा दिया उस क्रिएशन। नहीं तो ये सारे चुपचाप खड़े थे, है ना, इनको कोई मतलब भी नहीं था ये ऐसा हो जाएगा, किसने करवाया, इसने। तो ये जो है कैटालिस्ट का काम कर गया, मतलब ये वर्क किया और बच भी गया, ये उसमें पार्ट नहीं लिया। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ये काम भी नहीं होता, ऐसा है। तो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट में ये वर्क करते हैं। साथ ही साथ इनमें अगर देखा जाए तो ये प्रो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। प्रो हार्मोनिंग का मतलब ये होता है कि एक तरह का हार्मोन भी होता है और ये हार्मोन जैसे वर्क भी नहीं करते, मतलब ये इनएक्टिव फेस में होते हैं, मतलब ये एक्टिवेट नहीं करते, ये नॉर्मल रहते हैं। जैसे आपका होता है कि आंसुओं का निकलना, रोते हो तो सेल्फ आपकी आंखों से पानी निकलता है, तो ये प्रो हार्मोन्स है। साथ ही साथ इसके जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन की इनकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी की बात आते हैं हार्मोन्स के नेचर पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई नेचर। तो स्टेरॉइड ग्लैंड हार्मोन्स, ये होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन, गोनाड्स का फॉर्मेशन, जितने भी बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्सुअल और हार्मोन्स का फंक्शन करना है या कंट्रोल करना है तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स करता है। साथ ही साथ आते हैं अब प्रोटीनियस हार्मोन्स। प्रोटीनियस हार्मोन्स का मतलब होता है जैसे कि आरएनए, एडीएच, है ना, और आता है आपका एडेनिन डाई हार्मोन्स होता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट होता है, एडीपी, और उसके बाद आरएनए हो गया, मैसेंजर है, स्टिमुलेट है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये सभी चीज़ प्रोटीनियस हार्मोन्स होते हैं।
पेप्टाइड हार्मोन्स में आपका डीएनए आता है, ठीक है, डीएनए के अलावा और तो मेरे ख्याल से नहीं आता। एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में आरएनए डीएनए दोनों आ जाते हैं। इसमें आपके टीआरएनए, राइबोज आरएनए और मैसेंजर आरएनए भी आते हैं, ठीक है। तो नेचर में इस तरीके के कि एमिनो से बने हुए हार्मोन्स, स्टेरॉइड से बने हुए हार्मोन्स, प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स, पेप्टाइड मतलब फास्फेट और शुगर से बने हुए हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन को स्कैरी ने 1963 में बताया हुआ था, और उन्होंने ये बताया कि जो इनके इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो होते हैं भैया मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म आपको मालूम है कि क्या होता है, दो टाइप्स के आपके होते हैं ना, एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, ये दोनों फॉर्म होते हैं कैटाबॉलिज्म के। तो मेटाबॉलिज्म मतलब कि बॉडी में होने वाले डाइजेशन, या प्रोटीन के डाइजेशन, या लिपिड्स के डाइजेशन, सभी चीज़ के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों के डाइजेशन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनका सिंथेसिस होना और इनका एनालिसिस होना मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट फंक्शन